स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। भाई आपकी यूपी एएसओ की एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। जुलाई में इसका एग्जाम है, तो टाइम बहुत ही कम बचा है, तो जल्दी जल्दी से इस कोर्स की फिनिशिंग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स की किस विशेषता के अनुसार आंकड़े अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं? कौन सी विशेषता है जिसके के कारण आंकड़े अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं? तो वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, कारणों की बहुलता। क्या? कारणों की बहुलता। सांख्यिकी की इस विशेषता के अनुसार कोई भी आंकड़ा किसी एक अकेले कारण से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उस पर कई कारणों का सामूहिक प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी साल गेहूं की पैदावार कम या ज्यादा होती है तो उसके पीछे केवल एक कारण सिर्फ बारिश नहीं होता, बल्कि उसमें बीज की गुणवत्ता, खाद का उपयोग, मौसम, सिंचाई की व्यवस्था और मिट्टी की उर्वरता जैसे अनेक कारण शामिल होते हैं। भाई किसी कारण अगर फसल खराब हो गई तो उसके कारण केवल बारिश नहीं होता और बहुत से कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टैटिक्स में होमोजेनिटी का महत्व मुख्यतः किस लिए होमोजेनिटी का महत्व? तो है तुलना को सार्थक बनाने के लिए, टू मेक कंपैरिजन मीनिंगफुल, तुलना को सार्थक बनाने के लिए। सांख्यिकी में होमोजेनिटी या उसे कहते हैं एक रूपता का सीधा संबंध आंकड़ों की तुलना करने की क्षमता से है। इसका मतलब है कि जिन आंकड़ों का हम विश्लेषण कर रहे हैं वे एक ही प्रकृति और एक ही इकाई के होने चाहिए। यह क्या जरूरी है? यदि आंकड़े सजातीय नहीं होंगे, होमोजीनियस नहीं होंगे, तो उनकी आपस में तुलना करना असंभव और निरर्थक हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप भारत के किसी व्यक्ति की आय की तुलना अमेरिका के किसी व्यक्ति की ऊंचाई से करेंगे तो उस तुलना का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तुलना तभी सार्थक होती है जब दोनों व्यक्तियों की या तो आय की तुलना की जाएगी या फिर दोनों की ऊंचाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। क्या है कि स्टैटिक्स आर कलेक्टेड, जो आंकड़े हम कलेक्ट किए जाते हैं एक महत्वपूर्ण पर्पस के लिए, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए। उसका क्या तात्पर्य है? तो उसका तात्पर्य है आंकड़े किसी निश्चित उद्देश्य के लिए संकलित किए जाते हैं। स्टैटिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ कंप्लीट डिटरमाइंड पर्पस का सीधा हिंदी अनुवाद है आंकड़े पूर्व निर्धारित एक निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्र किए जाते हैं। सांख्यिकी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब है कि आंकड़े जुटाने का काम शुरू करने से पहले ही यह बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम आंकड़े और जुटा रहे हैं और इन आंकड़ों का उपयोग कहाँ किया जाएगा। यदि किसी बिना निश्चित उद्देश्य के आंकड़े जमा किए जाएंगे तो वे केवल संख्याओं का एक ढेर बनकर रह जाएगा, उनका कोई सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, यदि सरकार किसी क्षेत्र में साक्षरता दर, जो पढ़े लिखे हैं उनके आंकड़े जुटा रही है, तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है कि वहाँ नई शिक्षा नीतियाँ या फिर कोई नया स्कूल खुलेगा। उद्देश्य के बिना एकत्र किए गए आंकड़े समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टैटिक्स में कंपैरेटिबिलिटी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आंकड़े समान इकाइयों में व्यक्त हो। क्या हो? कि आंकड़े समान इकाइयों में व्यक्त हो। सांख्यिकी का मतलब है, सांख्यिकी में कंपैरेटिबिलिटी का मतलब है, तुलनीयता का मतलब है कि आंकड़ों की आपस में तुलना की जा सके। ऐसा तभी संभव है जब तुलना किए जाने वाले सभी आंकड़ों की मापने की इकाई बिल्कुल समान हो। भाई अगर तुलना करेंगे तो उनकी मापने की इकाई भी समान होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप दो छात्रों के वजन की तुलना करना चाहते हैं तो एक का वजन किलोग्राम में और दूसरा का वजन पाउंड में है, तो आप उन दोनों की सीधी तुलना नहीं कर सकते। तुलना करने के लिए दोनों का वजन या तो किलोग्राम में बदलिए या फिर दोनों का पाउंड में। इस तरह यदि आप दो देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना कर रहे हैं तो दोनों का डेटा एक ही मुद्दा जैसे डॉलर या रुपया में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से स्टैटिस्टिक्स की सीमा कौन सी है? कौन सी है स्टैटिस्टिक्स की सीमा? कि ये व्यक्तिगत तथ्यों का अध्ययन नहीं करता। ये क्या करता? डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल। सांख्यिकी की सबसे बड़ी सीमाओं में से यह एक है कि यह हमेशा समूहों या औसतों का अध्ययन करता है, या तो एग्रीगेट्स का वर्णन करता है या एवरेजेस का वर्णन करता है। किसी इंडिविजुअल का अध्ययन नहीं कर सकता। यह किसी एक एकल या व्यक्तिगत इकाई के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकती। एग्जाम्पल के
मान लीजिए यदि हम कहें कि कक्षा 10 के छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो यह एक सांख्यिकी कथन है, लेकिन इस डेटा को हम यह नहीं बता सकते कि उस कक्षा के किसी एक विशेष छात्र का वजन कितना है। राहुल का वजन 40 किलोग्राम भी हो सकता है और 60 किलो भी हो सकता है। सांख्यिकी व्यक्तिगत विशेषताओं को नजरअंदाज कर देती है, मतलब हम उस क्लास के औसत वजन निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन किसी का इंडिविजुअल वजन नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडिक्वेसी ऑफ डेटा। डेटा की पर्याप्तता का संबंध किससे है? तो डेटा की प्राप्त का संबंध है डेटा की पर्याप्तता, एडिक्वेसी ऑफ डेटा। एडिक्वेसी ऑफ डेटा क्या कहते हैं? डेटा की पर्याप्तता। सांख्यिकी में एडिक्वेसी ऑफ डेटा का सीधा और सरल अर्थ है कि डेटा की पर्याप्तता है। इसका मतलब यह है कि किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने या सही निर्णय लेने के लिए जो आंकड़े एकत्र किए गए हैं वे मात्रा और गुणवत्ता दोनों में पर्याप्त होने चाहिए। यदि आपके पास किसी समस्या का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है तो उससे निकला गया निष्कर्ष भ्रामक या गलत हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप किसी पूरे शहर के लोगों की औसत आय जानना चाहते हैं तो आप कल 5 या 10 लोगों से पूछकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तो यह डेटा कैसा होगा? यह डेटा पर्याप्त नहीं माना जाएगा। सही और विश्वसनीय निष्कर्ष निकालने के लिए आपके पास शहर के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पर्याप्त आकार का डेटा होना जरूरी है। मतलब हर प्रकार का डेटा, जैसे कोई मिडिल क्लास है या ओवर क्लास है, सभी का डेटा आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंपल सर्वे की तुलना में सेंसस मेथड का प्रमुख गुण क्या है? क्या है सेंसस मेथड का प्रमुख गुण सिंपल सर्वे की तुलना में? तो वो होता है अधिक व्यापकता। क्या? अधिक व्यापकता, हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। सांख्यिकी में अनुसंधान की दो मुख्य विधियां होती हैं, सेंसस मेथड और सिंपल सर्वे। इस संगणना विधि और प्रतिदर्श सर्वेक्षण, इन दोनों की तुलना में सेंसस मेथड का एक सबसे प्रमुख गुण अधिक व्यापकता और सटीकता है। क्या है? व्यापकता। सेंसस मेथड के अनुसार अनुसंधान के क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक इकाई का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, इसमें किसी भी इकाई को नहीं छोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भारत सरकार हर 10 साल में जनगणना कराती है, क्या कहते हैं, जब भारत सरकार हर 10 साल में जनगणना कराती है तो देश के हर एक नागरिक के पास जाकर डेटा जुटाया जाता है। इससे मिलने वाली जानकारी अत्यंत विस्तृत होती है, व्यापक होती है और विश्वसनीय होती है, इसलिए जनगणना कराना अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी डेटा का स्रोत है? कौन सा? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, गवर्नमेंट पब्लिकेशन या फिर क्वेश्चनायर? तो है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सांख्यिकी में सरकारी प्रकाशन। सांख्यिकी में आंकड़ों को उनके संग्रह के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा क्या होता है कि आप खुद घर घर जाके सर्वे करें, इंटरव्यूज ले और अपने आंकड़े जुटाएं। और सेकेंडरी डेटा में क्या होता है? ये वे आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधान करता, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, खुद शुरू से एकत्र नहीं करता, बल्कि जो पहले से किसी अन्य व्यक्ति, संस्था या सरकार द्वारा एकत्र, संसाधित और प्रकाशित किए जा चुके होते हैं। उसमें क्या आता है? गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जैसे जनगणना रिपोर्ट, आरबीआई बुलेटिन या आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी विभागों द्वारा पहले से ही तैयार और प्रकाशित होते हैं। जब कोई और अपनी रिसर्च के लिए का प्रयोग करता है तो इसके लिए सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्टैटिस्टिकल यूनिट का कौन सा गुण आवश्यक है? स्टैटिस्टिकल यूनिट कौन सा गुण आवश्यक है? इसमें निश्चितता। क्या? क्लैरिटी। स्टैटिस्टिकल यूनिट का एक गुण आवश्यक है, वो है आपकी निश्चितता, क्लैरिटी। सांख्यिकी में स्टैटिस्टिकल यूनिट पैमाना होता है। सांख्यिकी इकाई वह पैमाना या माध्यम होती है जिसके आधार पर आंकड़ों को मापा जाता है, गिना जाता है या विश्लेषण किया जाता है, जैसे मीटर, किलोग्राम, व्यक्ति, टन या प्रति घंटा आदि। एक आदर्श सांख्यिकी इकाई में निश्चितता का होना सबसे अनिवार्य गुण है। इसका तात्पर्य है कि इकाई पूरी तरह से स्पष्ट हो, परिभाषित हो और निश्चित होनी चाहिए, ताकि अनुसंधानकर्ता और डेटा देने वाले दोनों उसका एक ही अर्थ समझे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी अनुसंधान में इकाई के रूप में कमरा शब्द का प्रयोग करते हैं, रूम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित होना चाहिए कि कमरा किसे माना जाएगा। क्या रसोई घर को, स्टोर रूम को, बालकनी को, क्या कमरा गिना जाएगा या नहीं? यदि वह निश्चित नहीं होगा तो एकत्र किए गए आंकड़े गलत और अविश्वसनीय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
स्टैटिक्स में सैम्पलिंग एरर का मुख्य कारण क्या है? क्या है सैम्पलिंग एरर का मुख्य कारण? तो वो है सैंपल का पॉपुलेशन का पूर्ण प्रतिनिधित्व ना करना। क्या करना? सैंपल का पॉपुलेशन का पूर्ण प्रतिनिधित्व ना करना। सांख्यिकी में हम पूरी जनसंख्या का अध्ययन करके ना केवल उसके छोटे से हिस्से का प्रयोग करते हैं तो दोनों के परिणामों में कुछ अंतर आ जाता है। मतलब या तो हम कुछ लोग की जनगणना करें और एक एक की जनगणना करें तो उसमें अंतर आ जाता है। इसी अंतर को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। इसका मुख्य कारण है कि चुना गया सैंपल पूरी ऑपरेशन की सभी विशेषताओं को 100% सटीक रूप से अपने अंदर नहीं समेट पाता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कॉलेज में 1000 छात्र हैं और उनकी औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है। यदि आप रिसर्च के लिए केवल 50 छात्रों का एक ग्रुप चुनते हैं तो हो सकता है कि उन 50 छात्रों की औसत लंबाई 163 सेंटीमीटर या फिर 168 सेंटीमीटर निकले। मतलब या तो कम निकले या फिर ज्यादा निकले। वास्तविक औसत और सैंपल के औसत के बीच का जो अंतर या गैप है वही सैम्पलिंग एरर है। यह एरर इसलिए आता है क्योंकि वो 50 छात्र पूरी तरह सभी 1000 छात्रों का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टैटिकल टेबल में स्टब किसे कराता है? किसे कराता है? स्टब किसे कराता है? वो कराता है रो हेडिंग को। किसको? पंक्ति का शीर्षक। एक आदर्श सांख्यिकी तालिका के कई भाग होते हैं। तालिका के जो लेफ्ट हिस्से में जो रोज के शीर्षक या नाम लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं ताकि संख्या की तकनीकी भाषा में स्टब। क्या? स्टब। जो रोज के ऊपर लिखे जाते हैं, रोज का नाम लिखे जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टब। यह पूरी तरह से रो में दिए गए आंकड़ों की पहचान करता है कि वे किस चीज से संबंधित है। कौन कौन से भाग होते हैं टेबल के? कॉलम हेडिंग, जो कॉलम के सबसे ऊपर लिखा जाता है। फुट नोट, यह तालिका के सबसे नीचे लिखा जाता है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट आंकड़े या बिंदु को स्पष्ट करने या उसका स्पष्टीकरण देने के लिए किया जाता है। एक होता है स्पोर्ट्स नोट, स्रोत लिखा। यह फुट नोट के भी नीचे होता है जो यह बताता है कि तालिका के आंकड़े कहाँ से और किस वेबसाइट से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। स्टैटिस्टिक्स साइंस है एस्टिमेट्स का और प्रोबेबिलिटीज का। ये कथन किसने दिया? ये कथन आपका दिया, तो ये कथन आपका दिया था बॉली ने। किसने? बॉली ने। वैसे हम अगर बात करें तो बॉडिंगटन का नाम भी सही है, लेकिन अगर बॉडिंगटन का नाम नहीं है तो आंसर आएगा बॉली। एल बॉडिंगटन का जो मूल कथन है वो है स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। और जो एल बॉली ने दिया वो दिया, बॉली ने भी सांख्यिकी की 3 सीमित परिभाषाएं दी। स्टैटिस्टिक्स में भी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग। स्टैटिस्टिक्स में राइट भी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस। ये सांख्यिकी को गणना का विज्ञान कहा जा सकता है या फिर सांख्यिकी को उचित रूप से औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्टैटिस्टिक्स में रिलायबिलिटी का संबंध किससे? किससे रिलायबिलिटी का संबंध सांख्यिकी में? तो वह आपका विश्वसनीयता से। किससे? विश्वसनीयता से। कंसिस्टेंसी और ट्रस्टवर्दीनेस। अंग्रेजी शब्द रिलायबिलिटी का अर्थ हिंदी अर्थ विश्वसनीय या भरोसेमंद होता है। सांख्यिकी में जब हम कहते हैं कि डेटा या निष्कर्ष रिलायबल है तो उसको सीधा मतलब होता है कि उन आंकड़ों पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। सांख्यिकी में विश्वसनीयता का एक और मतलब निरंतरता से है। यदि एक ही तरीके या विधि का उपयोग करके बार बार टेस्ट किया जाए तो हर बार परिणाम लगभग समान आएगा, तो उन आंकड़ों को विश्वसनीय माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी वेइंग मशीन, जो वजन मापने की मशीन होती है, पर अपना वजन 3 बार मापते हैं तो हर बार 60 किलो ही बताती है, तो यह मशीन और उसका डेटा रिलायबल है, विश्वसनीय है। लेकिन अगर वह पहली बार 60, दूसरी बार 55, तीसरी बार 68 बताए तो उस डेटा की रिलायबिलिटी 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन में स्कोप निर्धारित करने का क्या उद्देश्य है? क्या है स्कोप निर्धारित करने का उद्देश्य? तो है अध्ययन की सीमा तय करना। क्या करना? अध्ययन की सीमा तय करना। सांख्यिकीय अनुसंधान या जांच की योजना बनाते समय सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कदम उसका स्कोप निर्धारित करना होता है। स्कोप निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह तय करना कि अनुसंधान के अंतर्गत क्या शामिल किया जाएगा और क्या छोड़ दिया जाएगा। क्या क्या सीमाएं हैं इसकी? इसके भौगोलिक सीमा, अनुसंधान किस शहर, राज्य या देश में किया जाएगा, डेटा किस वर्ष या किस महीने का होगा, किस विशेष समस्या, उद्योग की जनसंख्या का अध्ययन किया जाएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यदि कोई कंपनी भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ता के व्यवहार पर शोध करना चाहती है तो स्कोप निर्धारित करते समय वह तय कर सकती है कि यह केवल 18 से 35 वर्ष के युवाओं और केवल मेट्रो शहरों का ही अध्ययन करेगी। इससे अनुसंधान भटकाव से बच जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, किसका, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट का। तो उसका उद्देश्य होता है निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना, क्या करना, टू क्लियरली प्रेजेंट द फाइंडिंग्स। एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट किसी भी सांख्यिकीय अनुसंधान या जांच का अंतिम उत्पाद होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पूरे शोध से निकले निष्कर्षों, परिणामों और सुझावों को सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से पाठकों को निर्णयकर्ताओं के सामने प्रस्तुत करना होता है। क्यों महत्वपूर्ण है, एक अच्छी रिपोर्ट जटिल आंकड़ों को चार्ट, ग्राफ और तालिकाओं के माध्यम से पेश करती है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति या अधिकारी उसे आसानी से समझ सके और उसके आधार पर सही नीतियां या निर्णय ले सके। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।